अगर आप किसी भी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आप उसके करंट अफेयर्स के सेक्शन को ठीक तरीके से तैयार करें। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है स्पेशल करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण करंट घटनाओं पर प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आज के पहले प्रश्न को देखेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आदि संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि आदि संस्कृति वस्तुतः है क्या, और आदि संस्कृति को अगर आप जान लेंगे तो उसके उद्देश्य को भी पहचान जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है केवल शिक्षा सुधार, केवल डिजिटल बैंकिंग, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन है जनजातीय कला संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और प्रोत्साहन। तो आदि संस्कृति वस्तुतः एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इसका उद्देश्य है जनजातीय कला संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करना और साथ ही उसको प्रोत्साहित करना, उसका प्रचार करना, उसका प्रसार करना, ताकि वो वैश्विक दुनिया में के साथ भी एक तालमेल उसका एस्टेब्लिश किया जा सके, स्थापित किया जा सके। वैश्विक दुनिया को भी जनजातीय कला का, उनकी परंपराओं का, उनकी संस्कृति के बारे में ज्ञान हो सके। एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है डिजिटल लर्निंग का जिसका नाम है आदि संस्कृति, और जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृति का बीटा संस्करण हाल ही में लॉन्च किया है। जब हम बीटा संस्करण की बात करते हैं तो उसका मतलब है किसी भी चीज से संबंधित उसके प्रारंभिक चरण को लॉन्च करना। प्रारंभिक चरण का मतलब क्या हुआ कि अभी सामान्यतः इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है और इसी के दौरान ट्रायल फेज में ही ये देखा जाएगा कि इसमें किस तरह की कमियां हैं, और जिस तरह की भी कमियां होंगी उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा और फिर इसका धीरे धीरे प्रसार किया जाएगा ताकि जनजातीय कला का, उनकी परंपराओं का, उनकी संस्कृति का अन्य लोगों को भी, यानी जनजातीय जो एक तरह से पूरी संस्कृति है, उनसे बाहर के लोगों को भी जनजातीय संस्कृति और परंपरा के बारे में पता लग सके। यही इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अवसर की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म कब लॉन्च हुआ है? एक राष्ट्रीय सम्मेलन है आदि कर्मयोगी अभियान से संबंधित, उसी से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन में इसको लॉन्च किया गया है और ये सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ था। आदि कर्मयोगी अभियान की अगर हम बात करें तो भारत के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहां पर 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर के बात हो रही है। उनके 550, लगभग 550 जिलों के 1 लाख गांव के 20 लाख आदिवासी युवाओं को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि वो चेंज लीडर्स के रूप में उभर सके और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो आदिवासी क्षेत्रों में न केवल क्रियान्वित की जा सके बल्कि उसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों का उत्थान भी संभव किया जा सके। जिस प्रकार से भारत ने 2047 तक विकसित भारत का सपना रखा है, उसमें आदिवासी क्षेत्रों का भी महत्वपूर्ण विकास हो सके, उन क्षेत्रों को भी विकसित किया जा सके। इसके अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान का विशिष्ट महत्व है। आदि संस्कृति का जो बीटा संस्करण लॉन्च हुआ है, ये जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य है जनजातीय गीत, कहानियां, परंपराएं, ज्ञान को संरक्षित करना, सीखने, प्रगति और यानी प्रोग्रेस और आजीविका का मंच प्रदान करना, परंपरा और तकनीक को जोड़ना, भारत की जनजातीय संस्कृति को विश्व से जोड़ना, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और धीरे धीरे ये डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म विश्व का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय कला और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का ये महत्वपूर्ण काम कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी मल्टी स्टेज बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन कौन सी है? इसको इस प्रकार से कर लीजिएगा, भारत की पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? कोवैक्सीन, एडफेल्सिवैक्स, कोविशील्ड या रोटावैक। इस प्रश्न का उत्तर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही जब भी हम किसी प्रश्न को आपके सामने पढ़ें, आप वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद खुद भी इसका उत्तर सोचने का प्रयास कीजिए ताकि अपने स्तर पर भी एक मूल्यांकन आपका होता रहे कि हमें किस दिशा में तैयारी को आगे बढ़ाना है, कहां पर सुधार करना है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा एडफेल्सिवैक्स। तो भारत की पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन कौन सी है?
एडफेल्सिवैक्स है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, और निर्णय ये लिया है कि भारत की जो पहली स्वदेशी मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन है एडफेल्सिवैक्स, उसका लाइसेंस प्रदान किया है 5 दवा कंपनियों को। लाइसेंस इसलिए प्रदान किया है ताकि ये उसका निर्माण कर सके, और निर्माण करने के साथ साथ उसका वितरण भी कर सके। और 5 कंपनियों को प्रदान किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी कंपनी का एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, बल्कि यानी विशेषाधिकार नहीं है इनको निर्मित करने का और इनको वितरित करने का। तो एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है आईसीएमआर ने। कौन सी 5 कंपनियां हैं? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, टेक इन्वेंशन लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पेनासिया बायोटेक लिमिटेड, बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और जाइडस लाइफ साइंसेस। ये 5 कंपनियां हैं जिनको ये लाइसेंस प्रदान किया गया है। लाइसेंस नॉन एक्सक्लूसिव है, गैर विशेषीकृत आधार का है। और इसके अलावा आईसीएमआर ने साल्मोनेला और शिगेला वैक्सीन कैंडिडेट्स को भी लाइसेंस किसे दिया है? बायोलॉजिकल ई को प्रदान किया है। अगर इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानें तो जो एडफेल्सिवैक्स है इसको बनाया किसने है? इसको आईसीएमआर के एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के द्वारा बनाया गया है। जो क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भुवनेश्वर में है। तो इसी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये वैक्सीन किस प्रकार से काम करती है? एक महत्वपूर्ण, जो मलेरिया फैलता है उस मलेरिया के संक्रमण को फैलाने में एक परजीवी की महत्वपूर्ण भूमिका है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का जो संक्रमण है उसको रोकने और सामुदायिक स्तर पर संक्रमण के प्रसार को घटाने के अंतर्गत एडफेल्सिवैक्स की विशिष्ट भूमिका होने वाली है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम सबसे घातक मलेरिया परजीवी है जिसे नियंत्रित करना काफी कठिन होता है। तो ये वैक्सीन क्या करेगी? इस परजीवी को रक्त प्रवाह में प्रवेश करने से पहले ही रोक देगी। वैक्सीन दोहरी भूमिका निभाती है, एक तो व्यक्ति की सुरक्षा करती है और व्यक्ति की सुरक्षा करने के साथ साथ मलेरिया के विस्तार को भी समुदाय में रोकती है। तो इस प्रकार से इसकी दोहरी भूमिका है। इसका जो क्लिनिकल वैलिडेशन है वो किसके द्वारा किया गया है? प्री क्लिनिकल वैलिडेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वैक्सीन को जब हम व्यक्तियों के उपयोग के लिए लाते हैं तो उससे पहले उसका वैलिडेशन करते हैं, उसकी वैधता की जांच करते हैं कि ये कितना सुरक्षित है, कितना प्रभावी है। और सामान्यतः इस प्रकार के जो उपयोग किए जाते हैं वो जानवरों पर किए जाते हैं, और जो सुरक्षात्मक और प्रभाविता के स्तर पर वैक्सीन ठीक काम करती है उसका फिर उपयोग होता है व्यक्तियों में। तो प्री क्लिनिकल जो ट्रायल है, जो मान्यता है, जो वैलिडेशन है, किसके द्वारा प्रदान की गई है? आईसीएमआर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली के द्वारा ये प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भागलपुर दुमका रामपुर हाट रेल लाइन की डबलिंग परियोजना यानी उसको डबल करने से संबंधित परियोजना किन 3 राज्यों में फैली हुई है? आपके सामने ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन बिहार, बंगाल और ओडिशा, और चौथा ऑप्शन झारखंड, बंगाल और असम। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। उत्तर होगा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इस परियोजना को हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई है इसकी डबलिंग परियोजना को। और जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अध्यक्षता की गई है। तो भागलपुर दुमका रामपुर हाट सिंगल रेलवे लाइन जो कि 177 किलोमीटर की है उसके डबलिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। कुल लागत कितनी होगी? 3,169 करोड़ रुपए होगी। लाइन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। ये पूरी योजना जो है वो प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत है। और आप ये जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है ये वस्तुतः भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत संरचना को बहुत तेजी से विकसित करने का काम करता है, समन्वित तरीके से काम करने, कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करने का प्रयास करता है, एकीकृत इंटीग्रेटेड तरीके से काम करने का प्रयास करता है ताकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास बहुत तेजी से किया जा सके। डबलिंग परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने से संबंधित जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है
जैसे कोई भी स्थान है, जब आप उसकी कनेक्टिविटी केवल रोड के माध्यम से एस्टेब्लिश करते हैं तो वो मल्टी मॉडल में नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी का साधन क्या है, केवल रोड है। लेकिन जब आप दो या दो से अधिक मोड के माध्यम से किसी स्थान को जोड़ देते हैं तो उसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया कोई भी स्थान है, अगर आप उसे सड़क के ही माध्यम से नहीं बल्कि रेल के माध्यम से, बंदरगाह के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, या मल्टी मॉडल में आजकल कई तरह की चीजें और शामिल हो रही हैं, जैसे पाइपलाइन शामिल हो जाती है, पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ देते हैं, गैस पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ते हैं, पेट्रोलियम पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ते हैं, या फिर आप हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी से जोड़ देते हैं। आप जो हाई बैंडविड्थ का डेटा कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो आप पूरा संचार व्यवस्था एस्टेब्लिश करते हैं उससे जोड़ देते हैं, तो वो भी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का हिस्सा हो जाता है। तो इस प्रकार से मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इस परियोजना का। साथ ही लॉजिस्टिक दक्षता सुधारना, इसका मतलब क्या है, कोई भी उत्पाद जहां पर निर्मित होता है और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कारखाने में उत्पाद निर्मित हुआ, फिर परिवहन के माध्यम से उसको वितरण केंद्र में ले जाया गया, फिर वितरण केंद्र के माध्यम से उसको थोक विक्रेता के पास ले जाया गया, और थोक विक्रेता से फिर वो उपभोक्ताओं के पास जाता है। या आजकल जो ऑनलाइन माध्यम है, ऑनलाइन माध्यम में भी कारखानों में उत्पादन होता है, वितरण केंद्र पर कोई चीज जाती है और फिर ऑनलाइन माध्यम में वो वितरण केंद्र से उठा करके सीधा उपभोक्ता के घर पहुंचाता है। लेकिन ये सारी चीज बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी अगर हम बेहतर परिवहन सुविधाएं डेवलप कर देते हैं, बेहतर सड़कों का निर्माण कर देते हैं। इसलिए एफिशिएंसी बढ़ाना, अपनी परिवहन सुविधाओं की एफिशिएंसी बढ़ाना, अपनी ऑनलाइन कनेक्टिविटी बढ़ाना, आजकल ये एफिशिएंसी के अंतर्गत आता है, लॉजिस्टिक्स दक्षता के अंतर्गत आता है। तो इसके माध्यम से ये जो परियोजना है, इससे लॉजिस्टिक दक्षता भी, एफिशिएंसी भी बढ़ाने का एक उद्देश्य है। साथ ही एकीकृत योजना और स्टेक होल्डर परामर्श से इसका विकास किया गया है। इसका मतलब है कि इस परियोजना से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे उनसे परामर्श किया गया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनसे परामर्श करके ही इसको मंजूरी प्रदान की गई है। भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त सेक्शनों में बुनियादी ढांचे का ये विकास करेगा, क्योंकि ये सेक्शन जो है भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट का, ये भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त सेक्शंस में भी शामिल होता है, जहां पर व्यापारी बहुत बड़ी, जहां पर व्यक्ति बहुत, आप कह सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? भोपाल, नवी मुंबई, इंदौर और कानपुर आपके सामने ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इंदौर, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी क्लीन एयर सर्वे 2025 आ गया है। ये किसके तहत होता है? ये सर्वे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम, एक प्रकार से ये सर्वे होता है। इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी बनी है। 3 कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरी है? एक है ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से अधिक है, यानी मिलियन प्लस है। एक ऐसे शहरों की कैटेगरी है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से 10 लाख है, और एक ऐसी कैटेगरी है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से कम है। तो यहाँ पर आप 3 कैटेगरी देखेंगे, और इन सभी शहरों का मूल्यांकन वायु की गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है, जिसमें कई इंडिकेटर्स, संकेतकों को शामिल किया जाता है। जैसे किसी शहर ने बायोमास और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के संदर्भ में किस प्रकार से काम किया है। साथ ही रोड डस्ट को, जो सड़कों पर धूल है, उसको हटाने में किसी शहर ने कितनी सफलता प्राप्त की है। वेहिकुलर एमिशंस, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने में किसी शहर ने कितनी सफलता प्राप्त की है। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन में कितनी सफलता प्राप्त की है। रिड्यूसिंग अदर एमिशंस, अदर उत्सर्जन यानी अलग अलग साधनों से होने वाले उत्सर्जन को किसी शहर ने कितने स्तर पर जाकर के रोका है, कितनी उसमें सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार के मानकों के आधार पर किसी शहर को रैंकिंग प्रदान की जाती है, और यह देखा जाता है कि उस शहर ने अलग अलग मानकों पर कितना, एक संयुक्त स्तर पर कितना बेहतर प्रदर्शन किया है। जो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहर हैं उसमें पहले स्थान पर इंदौर है, दूसरे स्थान पर जबलपुर है, और तीसरे स्थान पर आगरा और सूरत को संयुक्त रूप से रखा गया है। अगर हम 3 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन वाले शहरों को देखें तो पहले स्थान पर अमरावती है, दूसरे स्थान पर मोरादाबाद और झांसी है, और तीसरे स्थान पर है अलवर। अगर हम कैटेगरी देखें 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को, तो पहले नंबर पर देवास है, दूसरे पर
परवाणु है और तीसरे पर है आंगुल। आंगुल कहां पर है? ओडिशा में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर से नहीं लगती है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? सऊदी अरब, यमन, सूडान, सीरिया। जब आप इसका मैप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा टॉपिक चर्चा में क्यों है। टॉपिक चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में लाल सागर में समुद्र तल के नीचे बिछे केबल में व्यवधान आने से जो खबरें प्राप्त हुई हैं उसके कट जाने से भारत, पाकिस्तान और दक्षिण एशिया के देशों में इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी देखी गई, इंटरनेट में बाधा देखी गई। तो इससे जो हमने समुद्र तलों के नीचे केबल बिछाए हैं जो कि डाटा का अंतर्वाह या डाटा का बहिर्वाह करते हैं, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करते हैं, उनकी सुरक्षा का मुद्दा इस खबर की वजह से लगातार चर्चा में रहा है। तो यहाँ पर लाल सागर का एक पूरा मैप आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आप जानते हैं कि अरब सागर यानी एक तरह से व्यापक तौर पर देखें तो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने में लाल सागर की केंद्रीय भूमिका है, क्योंकि यहाँ अरब सागर या हिंद महासागर से होते हुए इस प्रकार गल्फ ऑफ एडन से होते हुए बाबल मंदेब जल डमरू मध्य से होते हुए हम लाल सागर में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार गल्फ ऑफ स्वेज से होते हुए स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ जाते हैं, जो एशिया और यूरोप के बीच, एशिया और मध्य एशिया के बीच, एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बीच व्यापार के एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में एस्टेब्लिश है। उसमें लाल सागर की केंद्रीय भूमिका है। तो लाल सागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं आप देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे कि यमन स्थित है, यहाँ सऊदी अरब स्थित है और यहाँ गल्फ ऑफ अकाबा से अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ हल्का सा आपको सीमा लगती हुई दिखेगी, बहुत हल्की सी, जॉर्डन की। ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये इजिप्ट है, यहाँ सूडान है, यहाँ इरिट्रिया है। जॉर्डन की आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या जॉर्डन की गल्फ ऑफ अकाबा से सीमा लगती है या नहीं लगती है। और अगर गल्फ ऑफ अकाबा से सीमा लगती है तो आप ये भी जानिए कि गल्फ ऑफ अकाबा किससे जुड़ी हुई है? रेड सी से जुड़ी हुई है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या जॉर्डन को यह माना जाएगा कि रेड सी से उसकी सीमा लगती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, अगली क्लास में हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो रेड सी से सीमा सूडान की लगती है, इरिट्रिया की लगती है, यहाँ जिबूती की भी लगती है, ये हिस्सा आप देखिए जिबूती का भी लगता है। तो इन देशों की सीमा रेड सी से लगती है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि किसकी सीमा नहीं लगती है, तो सऊदी अरब की लगती है, यमन की लगती है, सूडान की भी लगती है, सीरिया की नहीं लगती है, क्योंकि सीरिया की जो पोजीशन है वो ऊपर पड़ जाती है। सीरिया की अगर आप पोजीशन देखेंगे, ये यहाँ पर, यहाँ अगर आप पोजीशन देखेंगे ये ईरान है, ये इराक है और ये सीरिया है, तो सीरिया ऊपर पड़ जाता है, तो सीरिया इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट देने का निर्णय लिया है? आपके सामने ऑप्शंस क्या हैं? आपके सामने पहला ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है खनन मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। सही उत्तर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका महत्वपूर्ण एक प्रकार से निर्णय लिया है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स खनन परियोजनाओं को सार्वजनिक परामर्श से छूट प्रदान कर दी है। एक महत्वपूर्ण खबर है। जब हम एटॉमिक खनिज की बात करते हैं तो एटॉमिक खनिज में वो खनिज आ जाते हैं जो जिनका प्रयोग हम परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत करते हैं, परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स में करते हैं और ये रेडियोधर्मी होते हैं सामान्यतः। तो इसमें आप कौन कौन से खनिज आ जाएंगे? जैसे इसके अंतर्गत यूरेनियम आ जाएगा, इसके अंतर्गत थोरियम आ जाएगा, इसके अंतर्गत मोनाजाइट भी आ जाएगा, क्योंकि मोनाजाइट से ही हम क्या प्राप्त करते हैं? मोनाजाइट से ही थोरियम प्राप्त करते हैं। प्लूटोनियम भी एक ईंधन के रूप में डेवलप किया जाता है, तो प्लूटोनियम भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि देश की ऊर्जा सुरक्षा में और विशेष तौर से स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण में एटॉमिक एनर्जी सेक्टर की विशिष्ट भूमिका है और उसी के अंतर्गत ये मिनरल्स भारत के लिए विशेष रूप से खास हो जाते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं? क्रिटिकल ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी आपूर्ति भी काफी जोखिम भरी होती है और आपूर्ति जोखिम भरी होने के साथ साथ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए, किसी भी देश के आधुनिक औद्योगिक विकास के अंतर्गत इनकी केंद्रीय भूमिका होती है। जैसे कोई भी ऐसे मिनरल्स जो किसी देश के
स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में यूज होते हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे लिथियम का यूज बैटरीज में होता है, निकल का होता है, कोबाल्ट का होता है। तो इस तरह के जो मिनरल्स हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स में आ जाएंगे, क्योंकि आज के उद्योगों की दृष्टिकोण से जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो उद्योग है, उसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में तत्व प्रयोग किए जाते हैं, खनिज प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम क्रिटिकल मिनरल्स में रखेंगे, महत्वपूर्ण उद्योगों में रखेंगे। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे तत्व आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें और कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, दुर्लभ मृदा तत्व भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और दुर्लभ मृदा तत्व न केवल इसके अंतर्गत आएंगे बल्कि दुर्लभ मृदा तत्व स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अंतर्गत भी आएंगे। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अंतर्गत वो खनिज आते हैं जो किसी देश की रक्षा सुरक्षा के अंतर्गत विशिष्ट भूमिका का निर्वाह करते हैं, हाई एंड टेक्नोलॉजी में उनकी भूमिका होती है। तो चाहे जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, आप देखेंगे कि जो हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जो दुर्लभ मृदा तत्व हैं, उनके साथ साथ बेरिलियम, टंगस्टन, प्लेटिनम, इन सब का प्रयोग हम कहीं ना कहीं मिसाइल टेक्नोलॉजी में, रडार टेक्नोलॉजी में और वायुयानों में इस प्रकार से करते हैं। अंतरिक्ष में वायुयान जो हम भेजते हैं, अंतरिक्ष मिशनों में जो हम अलग अलग रॉकेट का प्रयोग करते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इस तरह के खनिजों को हम स्ट्रेटेजिक मिनरल्स के अंतर्गत रखते हैं, जिनका प्रयोग मिसाइल्स में भी इनका प्रयोग होता है, रडार में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स कहलाते हैं। तो इन परियोजनाओं में किसी प्रकार की देरी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि इनसे संबंधित खनन परियोजनाओं में सार्वजनिक परामर्श नहीं लिया जाएगा, उससे इन्हें छूट दे दी गई है। कारण यही है कि राष्ट्रीय रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक आवश्यकता ऐसा डिमांड करती है। ऐसी सभी परियोजनाओं का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्रीय स्तर पर सेक्टोरल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के माध्यम से किया जाएगा, चाहे परियोजना का आकार कुछ भी हो। ये जो छूट प्रदान की गई है, ये एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत प्रदान की गई है, क्योंकि एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के तहत रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से परामर्श से छूट का विकल्प मौजूद है। इसके अलावा जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 है, जिसमें 2023 में संशोधन किया गया था, उसमें शामिल शेड्यूल 1 के पार्ट बी में शामिल जो पार्ट बी में शामिल जो एटॉमिक मिनरल्स हैं और उसके पार्ट डी में शामिल जो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उसमें सूचीबद्ध खनिजों को ही ये छूट प्राप्त होगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जापाद 2025 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शंस है 4, रूस, भारत, चीन और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा रूस, क्योंकि जापाद 2025 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास रूस में आयोजित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बहुपक्षीय का मतलब है कि इसमें 2 या 2 से अधिक देश, इसमें द्विपक्षीय में 2 आ जाएंगे, यानी 2 से अधिक देश इसमें भाग ले रहे हैं। बहुपक्षीय का सीधा सा मतलब हुआ जापाद में 20 से अधिक देश सामान्यतः भाग ले रहे हैं। सामान्यतः 2025 का जो संस्करण है ये रूस में हो रहा है और इसमें भारत भी भागीदारी ले रहा है, और इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। भारत की तरफ से भारतीय दल का जो नेतृत्व है वो कुमायूं रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है। भारतीय दल में भारतीय सेना के 57 जवान शामिल होंगे, भारतीय वायुसेना के 7 जवान और भारतीय नौसेना का 1 जवान शामिल होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत से 65 जवानों का एक पूरा रेजिमेंट, एक पूरा बटालियन इसमें हिस्सा लेगी। भारतीय सशस्त्र बल की एक महत्वपूर्ण भागीदारी इसके अंतर्गत होगी। अभ्यास 11 सितंबर 2025 से शुरू हुआ है और 7 दिन तक ये चलेगा। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अलग अलग देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालनीयता यानी इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और इसको बढ़ा करके युद्ध रणनीतियों और तकनीकों का आदान प्रदान करना, ताकि किसी भी आसन खतरे से निपटा जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बाल्टिक सागर से नहीं लगती है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? नॉर्वे, लाटविया, एस्टोनिया या स्वीडन।
इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। बाल्टिक सागर लगातार चर्चा में है, विशेष तौर से रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से, और इसलिए इसके आसपास की अवस्थिति के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। ये बाल्टिक सागर आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है और यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया है। तो यहाँ पूरी स्थिति देख सकते हैं। तो बाल्टिक सागर से एस्टोनिया की सीमा लग रही है, लैटविया की भी सीमा लग रही है, लिथुआनिया की भी सीमा लग रही है, पोलैंड की भी सीमा लग रही है, स्वीडन की भी सीमा लग रही है, फिनलैंड की भी सीमा लग रही है। तो यहाँ नॉर्वे आपको दिया है, नॉर्वे की सीमा इससे नहीं लगती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लैटविया की सीमा लग रही है, एस्टोनिया की सीमा लग रही है, स्वीडन की भी सीमा लग रही है, नॉर्वे इसका सही उत्तर होगा। नॉर्वे की सीमा नहीं लगती है। नॉर्वे की अवस्थिति यहाँ पर है, यहाँ एस्टोनिया है, यहाँ लैटविया है, यहाँ लिथुआनिया है, यहाँ पोलैंड है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न है, सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।